हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टी.आर. जैन की बुक है क्लास 12th के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे या रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हम मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें किन किन एरियाज़ की, किन किन मैटर की, कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की जाती। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म macro in English has its origin in Greek term macros, which means large. In the context of macroeconomics, large mean economy as a whole. आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इसका ओरिजिन है ग्रीक टर्म मैक्रोस, उसका मीनिंग होता है लार्ज, कि कैसे जो आपके जो इकोनॉमी है उसकी वोल पूरे एक कंट्री के लेवल पे या फिर एक वर्ल्ड के लेवल पे स्टडी की जाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल से नहीं, पूरी एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economic problems at the level of economy as a whole। ये मैक्रो इकोनॉमिक ऐसे ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हो पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। इट स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस that concern the welfare of all residents of a country. These questions are like of employment for the residents, growth of output in the economy, the problem of price rise or the problem of depression, and so on. Macroeconomics also studies how government can improve the state of economy of a country. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होता है कि आपकी जो पूरी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं कि उनका वेलफेयर हो सके। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ के बारे में हम बात करें। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है कि आपके जो जनरल प्राइस लेवल है पूरे एक इकनॉमी के लेवल पे वो इंक्रीज़ हो जाता है। उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक में। हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हमारा सबसे मेन कंसर्न इस लेसन का यही है कि हम डिफ़र कर सकें मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक्स एट +1 level. Now that you have understood the meaning of macroeconomics, you can draw a distinction between micro and macroeconomics. 11th क्लास में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, कि जब आप एक इंडिविजुअल की इनकम आप स्टडी करते हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, लेकिन आप पूरी कंट्री के पॉपुलेशन की इनकम को अगर सम करके स्टडी करते हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ द स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है प्रॉब्लम्स को, स्कार्सिटी एंड चॉइस, जब रिसोर्सेज आपके कम होते हैं और उनको डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्कार्सिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाती है, और जब स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हम स्कार्सिटी एंड चॉइस की प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड के लेवल पे हम उसको स्टडी करते हैं, लेकिन वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्कार्सिटी और चॉइस की प्रॉब्लम होती है लेकिन पूरी एक इकोनॉमी को लेके,
Illustration. Microeconomic studies how a consumer exercise his choice of goods and services so that he maximize his satisfaction with a given income. माइक्रोइकोनॉमिक्स में एक कंज्यूमर होता है, वो इस तरह से अपने डिसीजन लेता है, चॉइस करता है गुड्स और सर्विसेज के लिए जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मीन्स जितना भी वो पैसा खर्च करके कोई भी गुड को परचेज करेगा या फिर उस सर्विसेज को लेगा तो उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड हेलो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इसमें अच्छा भर सकती हूँ मैं अपनी रिकॉर्डिंग। सो दैट द वेलफेयर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस मिला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी इनकम को स्पेंड करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि पूरी कंट्री में सारे रेजिडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं उनका वेलफेयर हो सके। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स. Microeconomic uses microeconomic variables such as consumer demand and producer supply. Macroeconomic, on the other hand, uses macroeconomic variables such as aggregate demand, referring to demand for all the goods and services in the economy, and aggregate supply, referring the supply of all the goods and services in the economy. इकोनॉमिक वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक यूज़ करता है किसी भी कंज्यूमर की एक डिमांड। मान लीजिए कोई भी एक कंज्यूमर है, वो क्लोथ्स की डिमांड करता है या शूज़ की डिमांड करता है या फिर कैपिटल गुड्स की डिमांड करता है, वो आपकी स्टडी की जाएगी और प्रोड्यूसर किन गुड्स की सप्लाई करता है, वो इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड मतलब ऑल डिमांड ऑफ हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं कंट्री में, उन सब की डिमांड कितनी है, उस सब किस चीज़ की डिमांड करते हैं। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई की, जितने भी प्रोड्यूसर्स इकनॉमी में हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई का जो उनका लेवल है वो किस टर्म्स को लेके डिसाइड होता है। तो ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स। Third point is economic agents. Economic agents refers to the individuals and institution who take economic decision. हमारी इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, जो भी पैसे से रिलेटेड कि कंज्यूमर है उसको क्या गुड परचेज करनी है, गवर्नमेंट है उसको क्या टैक्स पॉलिसी लेके आनी है, या एक बैंक है उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये जितने भी इकोनॉमिक एजेंट होते हैं ये इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, वो फोकस करते हैं किसके लिए, पर्सनल गेन के लिए, कि कुछ भी वो इकोनॉमिक डिसीजन लें डिमांड को लेके या सप्लाई को लेके, उनमें उनका जो पर्सनल गेन है या उनके प्रॉफिट्स होने चाहिए। Institutional economic units include state or statutory bodies like RBI, Reserve Bank of India, SEBI, Security and Exchange Board of India, TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. They focus on the maximization of social welfare. और जो institutional agents हैं आपके कंट्री में, ये आपके सोशल वेलफेयर के लिए डिसीजन लेते हैं। एट द माइक्रो लेवल economic decisions are taken by largely the individual economic agents. माइक्रो लेवल पे आपके जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो डिसीज़न लेते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो आपके इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और वो डिसीज़न लेते हैं। पॉइंट 4, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मीन्स कि जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं या जो भी आपकी डिमांड है, सप्लाई है, जो भी आपके इकोनॉमिक रिलेटेड डिसीजन हैं, क्या वो एग्रीगेट हैं, क्या वो इकट्ठे हैं या फिर सेपरेटली इनको हम स्टडी करते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज़ अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हम पहले ही जान चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स की,
और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल यूनिट्स के। इलस्ट्रेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो कि एक कमोडिटी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उसका एग्रीगेशन आपका इंडस्ट्री में हम कैलकुलेट करते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इसमें हम पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपकी सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी, यहाँ पे आपकी सारी इकोनॉमिक यूनिट्स आ जाती हैं। However important it is to note that with a view to examine structural changes in the economy, macroeconomics also studies the level of economic activity in agriculture sector, industrial sector and service sector separately. आपके अगर आप स्ट्रक्चरल चेंजेस के रूप में इकोनॉमी को आप स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर एक्टिविटीज़ को अलग से स्टडी होती है उसमें, और पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके अलग, और सर्विसेज सेक्टर की सबकी पूरी इकोनॉमी को लेके स्टडी की जाती है। पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट सेट्स ऑफ assumptions. Microeconomics and macroeconomics are based on different set of assumptions. जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ये कुछ बेसिक assumptions होती हैं उनके, उसी बेसिस पे जो इनके स्टडी की जाती है। Certain variables are assumed to be constant in microeconomics, whereas they are assumed to be changing in macro. Similarly, certain variables that are assumed to be constant in macro are assumed to be changing in microeconomics. Means कुछ assumptions आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल होती हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में वो वेरिएबल नहीं होती हैं, स्टैटिक होती हैं। वहीं कुछ assumptions आपकी माइक्रो इकोनॉमी में स्टेबल होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, और मैक्रो इकोनॉमी में वो सारी assumption वो चेंज होती हैं। तो इन दोनों ही माइक्रो और मैक्रो जो आपकी स्टडी की जाती है, उनकी जो assumption है वो डिफरेंट लेवल पे काम। इलस्ट्रेशन, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स total output and employment are taken as constant, while these are important variable in macroeconomics. Microeconomics में total output और employment को constant माना जाता है, लेकिन वहीं macroeconomics में आप ये बात करें तो total output और employment बहुत ही important variables हैं। In macroeconomics, distribution of output income is taken as constant. मैक्रोइकोनॉमिक्स में आपके आउटपुट और इनकम को कांस्टेंट लिया जाता है, while it is an important variable in microeconomics. वहीं जो ये माइक्रो इकोनॉमिक है उसमें ये वेरिएबल्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पॉइंट नंबर 6, सेंट्रल इशू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द सेंट्रल इशू इन माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स आपका जो रिसोर्सेज है उसको एलोकेट कैसे किया जाए, डिफरेंट आपके जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, और जितने भी आपके जो सारे इश्यूज़ हैं आपकी इकोनॉमी में, उसमें रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे उसका अच्छे बंटवारा किया जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज़ द सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो माइक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक हो गया, लेकिन वहीं ओवरऑल आउटपुट है या एम्प्लॉयमेंट है, वो एक सेंट्रल इशू है, कि जो मेन इशू है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो आपका नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। पॉइंट नंबर 7, मेथड्स ऑफ स्टडी। मेथड्स ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है कि जिन मेथड से उनको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। स्टूडेंट्स, जर्नल और पार्शियल वर्ड का अगर आप देखते हैं तो जर्नल का तो मतलब यही होता है कि जब आप पूरी इकोनॉमी के इश्यूज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वो जर्नल वर्ड है, लेकिन वहीं किसी एक पर्टिकुलर इशू को, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की इनकम को, पर्टिकुलर आउटपुट को
एक फर्म के प्रोडक्शन को जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे पार्शियल वर्ड का यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज़ लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। कुछ चीज़ें जो आपकी माइक्रो लेवल पे लॉजिकल आपको लगेंगी वो आपके मैक्रो लेवल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल और लॉजिकल नहीं होंगी। इलस्ट्रेशन से हम समझ लेते हैं। If an individual saves more, he add to his future prosperity. If all the people in economy save more and spend less, कि आप ज़्यादा सभी लोग अगर ज़्यादा सेव कर लेंगे और खर्च कम करेंगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा स्टूडेंट्स? देखिए, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन। अगर एक इंडिविजुअल अगर सेव ज़्यादा करेगा तो उसकी इनकम इंक्रीज होगी, उसके पास ज़्यादा पैसा जमा होगा। लेकिन वहीं अगर पूरी इकनॉमी के जो सभी इंडिविजुअल्स हैं, सभी रेजिडेंट्स ऑफ एन इकनॉमी हैं, वो अगर सेव ज़्यादा करेंगे और खर्च कम करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं पैसा खर्च नहीं करूँगी तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। और सभी लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा? सभी की डिमांड कम हो जाएगी, पूरी इकनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन प्रोडक्शन किस होगा क्यों? अगर डिमांड ही कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। द इकोनॉमिक विल बी ड्रिवन टूवर्ड्स फ्यूचर future poverty rather than prosperity। और स्टूडेंट्स, जो आपकी इकनॉमी है वो प्रस्पेरिटी की जगह पॉवर्टी को उसको देखना पड़ेगा। स्कोप, नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो आपकी मैक्रो इकोनॉमी है उसका स्कोप क्या है स्टूडेंट्स? उसमें हम किन किन टॉपिक्स की, कॉन्सेप्ट्स की हम स्टडी करते हैं वो हम इस स्कोप के अंदर पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी। क्या एरिया है स्टडी के ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज in accordance with the CBSE syllabus for the +2 graders. Point 1, estimation of national income and related aggregate। सबसे पहला जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है आपका नेशनल इनकम से। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम and its related aggregates like GDP and NDP, gross domestic product and net domestic product। आप नेशनल इनकम में क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन, नेशनल इनकम को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जो आपके स्टूडेंट्स आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द इकनॉमी। आपकी मैक्रो इकनॉमी है वो मैं पहले स्टूडेंट आपको बता चुकी हूँ, जिसमें पूरी इकनॉमी की एम्प्लॉयमेंट के बारे में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ नोटेबल सिग्निफिकेंस इन दिस कंटेक्स्ट। जो केन्स की थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो स्टूडेंट्स बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सजेस्ट द पॉसिबल रेमेडीज टू कॉम्बैट इट। जैसे हमारे जो भी एम्प्लॉयमेंट के कारण हैं और हम अनएम्प्लॉयमेंट को अपनी कंट्री से कैसे हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। थ्योरी ऑफ मनी, creation of money by the commercial bank is an important component of macroeconomics। जो क्रिएट कैसे करते हैं कि हमारी जो कंट्री में है वो पैसे को कैसे क्रिएट किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है बैंक्स के द्वारा, वो हम कमर्शियल बैंक की पॉलिसीज़ हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। लाइक टू इट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक ऑफ कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकनॉमी। ये रेगुलेट करता है कि हमारी कंट्री में
सप्लाई ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो नोट प्रिंट है वो भी हमारे कंट्री में जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है। तो जितना भी रेगुलेशन है मनी का, ये सप्लाई ऑफ मनी है वो हमारी कंट्री में आरबीआई ही देखता है। पॉइंट नंबर 4, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी कैप्स। कि स्टूडेंट्स, जनरल प्राइस लेवल मतलब सभी गुड्स का जो ओवरऑल प्राइस है। कहते हैं ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उस कंटेक्स्ट में हम कहते हैं कि महंगाई सिर्फ एक चीज़ की नहीं बढ़ी, हर चीज़ की बढ़ गई। तो जब हम सारी ओवरऑल हम महंगाई की बात करते हैं या प्राइस राइज की बात करते हैं, जिसको आप इन्फ्लेशन भी बोलते हो इकोनॉमिक्स में, उसको आप स्टडी करेंगे। इसमें इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस को राइज हो जाना और डिफ्लेशन मीन्स प्राइसेस का कम हो जाना। This is yet another significant component of macroeconomics. It reveals the third path of general price level leading to inflationary and deflationary gap in the economy. कि हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशनरी गैप है और डिफ्लेशनरी गैप है वो क्यों आता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के आने वाले कुछ चैप्टर में स्टडी करेंगे। रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी भी कंट्री की पूरी एग्रीगेट या फिर वोल कॉन्सेप्ट को जब आप स्टडी करते हो, तो गवर्नमेंट तो एक पूरी कंट्री के डिसीजन लेने में सबसे बड़ी पावर रखता है, या सबसे ज़्यादा जो रोल है गवर्नमेंट का वो रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए होता है हर कंट्री में। तो यहाँ भी हम रोल ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का बजट होता है वो कैसे होता है, बजट में आपका क्या 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 कंपोनेंट्स होते हैं। Macroeconomic studies how government budget impacts the level of economic activity in the economy. Macroeconomics में हम ज़रूर स्टडी करते हैं कि जो आपका बजट है, गवर्नमेंट जो बजट निकालती है हर साल, उसका जो इम्पैक्ट है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कैसे पड़ता है। एंड द 6th पॉइंट इज़ एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट को कौन डिटरमाइन करता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज़ मैनेज, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और मैनेज क्या कौन करता है एक्सचेंज रेट को। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। Briefly, as a specialized branch of economics, macroeconomics focus on such issues which explain how an economy function, कि इकोनॉमी आपकी फंक्शन कैसे करती है, how it can be managed, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। So सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने का, वो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में देखेंगे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमारे को हर किसी भी चीज़ की डीप नॉलेज के बारे में पता चलता है कि कैसे कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब अब उसके डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी इकोनॉमी की डीप डिस्क्रिप्शन देता है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिवील्स द नेचर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। जब आप इकोनॉमिक नेशनल इनकम में को एस्टिमेट करते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं इकोनॉमी में, उसका नेचर और लेवल पता चलता है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैग्नीट्यूड क्या इस प्रॉब्लम का कॉजेज़ हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, या कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्री में कम करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट में हमें पता चलता है कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, किस पूरी कंट्री में आपके
किस सेक्शन के पास पैसा जाना चाहिए या किस सेक्शन का वेलफेयर होना चाहिए, वो सारे गवर्नमेंट बजट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो हर चीज़ का ध्यान देती है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, हम पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक इंडिविजुअल है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सोशल वेलफेयर, रेजिडेंट्स के वेलफेयर की कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जाता है या उनकी बात की जाती है। तो एक रोड मैप है वो बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या इकनॉमी के द्वारा, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट इकनॉमी में हो सके। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Programs and policies of economic growth are drawn by assessing the needs and means of the economy। कि ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिससे हमारी इकनॉमी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कम किया जाए, उनकी नीड्स को पूरी किया जाए। जैसे कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी को कम करने के कौन कौन से पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आती है जिससे पॉवर्टी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारा रोड मैप होता है हमारी गवर्नमेंट का, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वहाँ पे जो पूरी कंट्री है उसमें प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, कुछ भी जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी तरह से अच्छे से काम नहीं करते। इकोनॉमी अगर स्टेबल नहीं होगी तो नेशनल इनकम आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं जिनसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाया जा सकता है किसी भी कंट्री में, तो वो हेल्प करती है। दिस इज अचीव थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बैंक से रिलेटेड होती है, सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज़ होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना, ज़्यादा करना, और जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि टैक्स लगाना, किस कम्युनिटी पे टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए, किस कम्युनिटी पे टैक्स कम लगाना चाहिए, वो आपकी फिस्कल पॉलिसी में आती हैं। पॉइंट नंबर 4, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स status of a country reveals performance of the economy in relation to the rest of the world। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में किन की स्टडी की जाती है? जो आपके जितने भी आपके लेन देन हैं, जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपका एक तरह से जो इकोनॉमी में आपके क्रेडिट्स हैं, डेबिट्स हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिससे आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का पता चलता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शो किया जाता है। अवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इंपोर्ट। हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम कितने कंपल्शन में हैं इंपोर्ट करने के लिए, वो सारी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। Macroeconomics offers insight into the problems of poverty and environmental pollution. It is by using macro models that these problems are addressed। जो किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है या फिर ऐसी पॉलिसी जो मैक्रो लेवल पे बनाई जाती हैं वो ये ध्यान में रख के बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स कि जो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है उस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को कैसे दूर किया जाए, एनवायरनमेंट है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसको कैसे पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के तभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। पॉइंट नंबर 6, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक aggregate demand, aggregate supply, total consumption and investment expenditure in the economy, output, gross, different sectors of the economy and the like is extremely useful in the formulation of policies for the growth and development of the country। पॉलिसीज़ कौन बनाता है स्टूडेंट्स? पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है। किस जो गवर्नमेंट बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो पैसे से रिलेटेड पॉलिसी है, बैंक की पॉलिसीज़ वो आरबीआई बनाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसीज़ होती है। फिस्कल पॉलिसीज़ सारी आपकी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिसमें
आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इकनॉमी में कैसे इनको ठीक या स्टेबल रखा जाता है, उसको हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। Emerging challenge of the economy become evident only through macroeconomic data। जो भी आपकी इकनॉमी को आजकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही हैं या जो भी चैलेंजेस एक इकनॉमी के आगे आते हैं, वो आजकल हर इकनॉमी में आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे, नेशनल इनकम की, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील कर सकते हैं या उनको हम कैसे स्टेबल बना सकते हैं, ये हम मैक्रो इकनॉमिक डाटा के थ्रू हमें पता चलता है। इन शॉर्ट we can say that the knowledge of macroeconomic variables and macroeconomic models is extremely essential in understanding the performance of the economy as well as in the formulation of policies and programs for its growth and development। तो आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके कैसे हेल्प करती है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें अपनी इकोनॉमी की पोजीशन को, और परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी को आप इसे देख सकते हैं और पॉलिसीज़ आप बना सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं किससे रिलेटेड, जिससे हमारी जो कंट्री है या हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। क्योंकि मेन फोकस किसी भी गवर्नमेंट का, स्टूडेंट्स, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है, आप सभी जानते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका, जो कि आज हमने एक्सप्लेन किया है, रीड किया है साथ साथ में। और मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि क्या आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको समझ आया। अगर आपको समझ में आया तो हमारा यहाँ पे जो इस सब्जेक्ट को पढ़ना या इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना, ये बुक के बारे में बात करना बिल्कुल ठीक रहेगा, या फिर आप सोच लीजिए कि वो सफल हो जाएगा। तो इस जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like and subscribe. Thank you so much.